वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत हंगामी इजलास, लोड शेडिंग की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर गौर। अवाम और कारोबारी बिरादरी की मुश्किलात में कमी के लिए तजावीज़ का जायज़ा। अवाम ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद किया। इमरान खान के बयानात उनकी तंगनजरी की अलामत है। वो समझते हैं कि उनके बगैर पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकती। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के ज़ेर-ए-सदारत इजलास, नए माली साल के बजट के हवाले से गौर। आम आदमी की जिंदगी में आसानी लाना हुकूमत की तरजीह है। गरीब अफराद को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला की गैर तरक्याती अखराजात में कमी और हंगामी बुनियाद पर किफायत जारी के लिए इक़दामात की हिदायत। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेशगोई। सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद में दिन के दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेंगे। शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलेंगे। महकमा मौसमियात। और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ जंगलात में आतिशदगी। शांगला के इलाके चकेसर में आतिशदगी से 4 अफराद जाँ भग। सवात और बुनेर इलम चोटी पर हजारों कीमती दरख्त जलकर खाकस्तर। चोबा टेक सिंह के भागड़ जंगल में भी अचानक आतिशदगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। न्यूज़ शो का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम इजलास की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ है। इसमें लोड शेडिंग के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने के हवाले से हिदायत दी हैं और तमाम मामलात पर तफसीली गौर भी किया गया है। अवाम और कारोबारी बरादरी को जो मुश्किलात दरपेश हैं, इस हवाले से इस इजलास में तमाम उमूर ज़ेर गौर आए हैं और मुतल्लिका आला हुक्काम ने और वज़रा ने इस इजलास में ब्रीफिंग भी दी है। इस इजलास के दौरान अहम मामलात पर बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरा यकीन है पाकिस्तान की मजमूई तरक्की बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ मुंसलिक है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और ट्वीट में उनका यह कहना है कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लाहे अमल के तयन के लिए पुरअज़्म है। सूबाई हुकूमत और मकामी अमायदीन से भरपूर ताउन करेंगे। उनका कहना है कि बंदरगाह की तामीर के लिए ग्वादर के मकामी लोगों ने कुर्बानियां दी, तहम गुज़श्ता हुकूमत ने अरबों रुपए और कीमती वक्त ज़ाया किया और ग्वादर के अवाम के लिए पानी और बिजली का कोई भी मनसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ग्वादर एयरपोर्ट और बंदरगाह की सूरत हाल भी अच्छी नहीं। बंदरगाह पर ड्रेजिंग न करने की वजह से कोई बड़ा माल बरदार बहरी जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ग्वादर यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट और डिसैलिनेशन प्लांट की तामीर फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी करती हैं।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अदलिया के एहतराम की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए आज फिर अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान लाहौर की FIA की सेंट्रल अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी आज अदालत में पेश हुए। अदालत में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान के बयानात उनकी तंग नजरी की अलामत हैं। वो समझते हैं कि उनके बगैर पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकती। सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अपने खिताब में उनका कहना है कि PTI के लोग इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगाते रहे, इमरान खान खुद खिताब करके निकल गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। शख्स जो है आज भी वो सरकारी खर्चे पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खर्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर रहा है, रोटी भी उन्हें पल्ले खा रहा है क्योंकि आदत नहीं है इसको। जेबें आज भी चेक करें तो खाली होंगी। सारी उम्र जो है इसका हाथ लोगों की जेबों में रहा है। अगर तुमने हुक्मरानी क्लेम करनी है और तुम कहते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो लड़ाई लड़ो ना, जाके इस्लामाबाद बैठ के लड़ाई लड़ो। सबसे ज्यादा पंजाब ने तुम्हें सीटें दी, पंजाब से लड़ाई लड़ो। आज तक इसके मेंबरों ने इस्तीफे नहीं दिए हुए और सारी कागजी कार्रवाई है। कुछ बात करेंगे तवानाई के हवाले से। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हम्माद अजहर झूठ बोल रहे हैं। गैस और बिजली का ताल्लुक बिल्कुल इमरान खान के कमज़ोर IMF के मुआहदे के साथ है। अगर आप LNG के मुआहदे मुस्लिम लीग नून की तर्ज पर कर लेते तो आज मुल्क में बिजली और गैस सस्ते होते। PTI के रहनुमा हम्माद अजहर के बयान पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आज घंटों लोड शेडिंग और मुल्क में जो गैस सनत को मुहैया नहीं की जा रही उसके जिम्मेदार इमरान खान और हम्माद अजहर हैं। पाकिस्तान में तरसील और तकसीम के जो नुकसानात बढ़े हैं उसकी जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इनसे ना नुकसानात रोके गए, ना बिल इकट्ठा किया गया और मईशत तबाह कर दी। उन्होंने कहा कि 15 दिन में वजारत खजाना से निकाले जाने वाला वजीर मईशत पर भाषण दे रहा है। नाज़रीन, मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए कुदरती गैस के बाद LPG पर काम किया जाए तो अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। और LPG की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानेंगे राहिल अंसार की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मुल्क में 60 से 70 हजार मैट्रिक टन मुकामी पैदावार के साथ इतनी ही मिकदार में LPG दरामद की जा रही है। LPG की बुनियादी कीमत को मजीद कम करने के बावजूद 30 अरब रुपए सालाना ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन अरफान खोखर का कहना है कि मुस्तकबिल में कुदरती गैस की कमी के बायस LPG को आम आदमी की पहुंच में लाया जाए। कुदरती गैस का मतबादल फ्यूल सिर्फ और सिर्फ LPG पूरे मुल्क में, वो किचन से लेके इंडस्ट्री तक, पाकिस्तान में LPG ही एक वाहिद फ्यूचर फ्यूल है। इस पे काम किया जाए तो अरबों रुपया पेट्रोल और डीजल की मद में बचेगा। कुदरती गैस की ये हालत होगी कि अब किसी घर में कुदरती गैस नहीं आएगी। हमें फौरी तौर पे इसको शिफ्ट करना चाहिए लोगों को। कम कीमत में LPG को मार्केट करने से न सिर्फ ईंधन के दीगर महंगे जराये से छुटकारा मिल सकेगा बल्कि जंगलात को भी महफूज बनाया जा सकता है। LPG की जो लोकल प्रोडक्शन है, हम उसको चंद मकसूद हाथों से निकाल के हम पूरी इंडस्ट्री को चाहते हैं मसावी तकसीम की जाए। LPG की बेस प्राइस जो है वो 40,000 फी मेट्रिक टन रख के और उसके बाद जो बंदा इम्पोर्ट करेगा उस 50% इम्पोर्ट शामिल उसको लोकल गैस मिले और उसकी कीमत आप देखिए जब उसे मिक्स करेंगे तो उसकी कीमत 100 रुपए केजी तक कम आ जाएगी। हमने बजट प्रपोजल दे दिया। महंगाई के बढ़ते हुए बहरान से निपटने के लिए LPG की तकसीम का मौसर निजाम और मुकामी पैदावार में इजाफे के लिए बंद मंसूबों को जल्द बहाल करना वक्त की अहम जरूरत है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। राहिल अंसार की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और गैस का इस्तेमाल, तवानाई के लिए गैस का होना और गैस की फराहमी यकीनी तौर पर बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। और जिस तरह से LPG की कीमतों में कमी हुई और हम देख रहे हैं कि गैस ज़खायर हैं सलमा, जो कि कम होते जा रहे हैं गुजरते वक्त के साथ और उनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम डोमेस्टिक सतह पर घरेलू इस्तेमाल की बात करें तो गैस अब बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। ताहम इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। LPG की अगर बात की जाए तो इसे मुतबादल तवानाई के सोर्स के तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है और इस पर काम भी किया जा रहा है।
और रिजवान, हर चीज़ का कोई ना कोई मुतबादिल मौजूद होता है। जब एक सहूलत हमारे पास होती है, एक लिमिट से ज़्यादा जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ में उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो अल्टीमेटली ज़खायर कम होना हो जाते हैं और उसके बाद उस चीज़ की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाती है। और जब ज़खायर कम होते हैं तो उसके बाद एक मुश्किल दरपेश आती है कि भाई अब इसका मुतबादिल कैसे निकले। तो LPG एक ऐसा मुतबादिल है जो हम गैस का अल्टरनेट के तौर पर यूज़ करते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो बेहतर तरीके से चल सकती हैं। बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट कम हो सकती है, जैसे बिजली बनाना और बहुत सारी सनतें ऐसे हैं जिसके लिए हम LPG इस्तेमाल करके बेहतर तौर पर जो है वो डील कर सकते हैं अपने उन ज़खायर से जहाँ पर हमें शॉर्टेज का सामना है। और इसके अलावा LPG एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ अपने जो गैस के ज़खायर हैं, कुदरती गैस के ज़खायर हैं, उनको सेव कर सकते हैं, बल्कि उनको किसी बेहतर जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करते हैं एक और अहम इजलास की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ जिसमें नए माली साल के बजट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बजट में पूरा फोकस आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाने पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा होना चाहिए। इस ज़िम्मे में जल्द ठोस तजावीज़ पेश की जाएँ। उन्होंने गैर तरक्याती अखराजात में कमी और हंगामी बुनियादों पर किफ़ायत शारी और बचत के लिए इक़दाम की भी हिदायत की। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि रवायती बजट पेश करने के बजाय ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे आम आदमी के दुखों का मदावा किया जा सके। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने रीजनल चेयरमैन मोहम्मद अदीम कुरैशी की क़यादत में गवर्नर हाउस लाहौर में अहम मुलाकात की है। वफ़द ने ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ पेश की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि कारोबार को साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा ताजिर बरादरी की हौसला अफजाई की है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर का कहना है कि इस सिलसिले में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स का खात्मा खुश आइंद है और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि ताजिर बरादरी ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत के शाना बशाना काम किया है। रीजनल चेयरमैन FCCI ने कहा कि ग्रीन एनर्जी के फ़रोग के लिए सेल्स टैक्स के खात्मे के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए और कंस्ट्रक्शन पैकेज की तर्ज पर इंडस्ट्रियल पैकेज भी दिया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा है कि इमरान खान 4 साल का जवाब देने के बजाय हमसे 4 हफ्तों का हिसाब मांग रहे हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान IMF के साथ अवाम का खून न छोड़ने का मुआहदा करके गए। साबिक हुक्मरान चाहते थे कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हों। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किल हालात में अवाम की खिदमत की है। वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग कम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने की हिदायत की। हमार अजहर की नाअहली के बात करते हुए उनका यह कहना है कि हमार अजहर की नाअहली के बायस साबिक दौर में 18 पावर प्लांट्स बंद हुए। उन्होंने सवाल किया कि जब LNG की कीमत $3 से $4 थी तब हमार अजहर ने खरीदारी क्यों ना की। अज़मा बुखारी ने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हिदायत की है कि अशिया की कीमतों पर नजर रखें। लाहौर में FIA अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि मुस्लिम लीग की क़यादत ने हमेशा अदालतों का एहतराम करते हुए मुकदमात का सामना किया और अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल के दौरान मुल्क का दिवालिया किया। इमरान खान ने मईशत को ठीक करने के बजाय सियासी इंतकाम लेने में वक्त गुजार दिया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अवाम का पैसा अवाम की फलाह के लिए खर्च करेंगे और बहुत जल्द बजट में पंजाब हुकूमत बड़े रिलीफ का ऐलान करेगी। उनका मजीद कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने अवाम से किया हुआ एक वादा भी पूरा नहीं किया। मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाएगी। और एनर्जी की जब बात की जाती है सलमा, तो हमें अपना भी किरदार अदा करना है और उसके लिए हम जितनी मियाना रवि के साथ और बचत के साथ चलेंगे तो उसमें मुल्की वसाइल की बचत में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, साबिक हुकूमत के माशी बहरान ने मुल्क को कौम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं और वफाकी हुकूमत सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए मुश्किल फैसलों पर मजबूर हो चुकी है। लेकिन माहिरीन इन हालात में तवानाई की बजट और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दे रहे हैं। माशी बहरान और महंगाई ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। ईंधन और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया की कीमतें इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर हैं। माहिरीन के मुताबिक तिजारती खसारे में कमी के लिए तेल की खपत कम करना पड़ेगी, जिसका एक हल
औकात कार में रद्द-बदल है। ये भी तय करना होगा कि हफ्ते में काम के कितने दिन पेट्रोल और बिजली बचाने में मुआविन साबित हो सकते हैं। मुख्तलिफ शोबों खुसूसन प्राइवेट सेक्टर को वर्क एट होम का ऑप्शन भी लेना होगा। बिजली की पैदावार के लिए महंगी LNG दरामद की जा रही है, जो इंपोर्ट बिल में इजाफे का सबब बन रही है। इस शोबे में ज़र मुबादला बचाने के लिए बिजली की बचत की जाए और दिन के औकात में काम के रुझान को फरोग देकर सूरज की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। दुनिया के कई मुल्कों में इलेक्ट्रिक कारें इस्तेमाल करके पेट्रोल पर इन्हिसार कम किया गया है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क न होने की वजह से इन गाड़ियों का रुझान फरोग नहीं पा सका। अब तो इलेक्ट्रिक बैटरी वाले मोटरसाइकिल भी तैयार कर लिए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिल पेट्रोल के मुकाबले में बहुत कम खर्च है, जिनकी चार्जिंग घर में सोलर पावर से भी की जा सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौल दोस्त भी हैं और उनके इस्तेमाल के लिए दीगर फवाइद के साथ यही एक दलील खासी भारी भरकम है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अमरीकी वजारत खारजा ने दुनिया भर में मजहबी आज़ादियों के हवाले से 2021 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के तहत भारत बदस्तूर बदतरीन मुल्क के तौर पर बरकरार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से दूसरे मजाहिब के लोगों के घरों, दुकानों, इबादतगाहों, दफातर और बस्तियों को आग लगाने और हुजूम के हाथों अक़लियतों पर तशद्दुद और कत्लेआम के बढ़ते वाक़यात के बाद ये बात तय हो चुकी है कि भारत मुसलमानों और ईसाइयों समेत अक़लियतों के रहने के काबिल नहीं रहा। भारत में बढ़ते हुए मजालिम और इन जराइम पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर डॉक्टर शकील अख्तर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को आपने वक्त दिया। सर, इंडिया एक गैर महफूज मुल्क बन चुका है जहां पर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स आज महफूज तसव्वुर नहीं करता अपने आप को। क्या ऐसे मुल्क के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को इक़दामात नहीं करने चाहिए? क्या इंसानी हुकूक के इदारों को स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए कि एक मुल्क जो किसी के लिए भी महफूज नहीं है, जहां पर ना किसी के जान की हिफाजत की जा सकती है, ना कोई अपने माल को महफूज तसव्वुर करता है, वहां पर रहना इतना अनसेफ हो चुका है कि जब तक बाहर से कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा कि वहां पर लोग मजीद सर्वाइव कर सकें आइंदा 10 से 20 साल भी? जी थैंक यू जी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि ये हिंदुस्तान जो है, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत क्लेम करते हैं और उनका आइन जो है उसके तहत वो अपने आप को एक सेकुलर मुल्क के तौर पे, यानी कि वहाँ पे जो मजहब की तमाम मज़ाहिब को थ्योरेटिकली आज़ादी है, तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको आज़ादी है। और ये यहाँ पे आपको पता है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो तकरीबन 80% के करीब हिंदू पॉपुलेशन है और सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है अभी भी वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, जिसमें कोई 14%, 14.5% के करीब जो है मुस्लिम्स हैं। फिर क्रिश्चियंस हैं कोई 2-2.25% के करीब। फिर इसी तरह सिख हैं, वो बहुत बड़ी माइनॉरिटी है एक, और बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं। तो ये तमाम माइनॉरिटीज़ के हवाले से, ये सिर्फ मुस्लिम्स के हवाले से नहीं, क्रिश्चियंस के हवाले से नहीं, आप सिखों के तमाम माइनॉरिटीज़ के हवाले से ये चीज़ें वक्तन फवक्तन हाईलाइट होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो तो मुसलमानों को लेके तो खैर अक्सर ही ये चीज़ें खबरों में रहती हैं, और जिसमें 2019 का अगर आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो उसमें मुसलमानों को सिंगल आउट किया गया और उसके बाद मुसलमानों के एहतजाज पे जिस तरह से मुसलमानों को मजालिम का निशाना बनाया गया, वो भी बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने है। और इसी तरह से फिर ये जो एक जत्थों की सूरत में वायलेंस होता है, ख़ास तौर पे ये कभी गाँव की ज़बीहे को लेके, और कभी मुसलमानों को, मुसलमान ख़वातीन जो हैं उनको हरासा किया जाता है पर्दे के इशू के ऊपर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल, वो इस वक्त अहम उमूर पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, अब बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सब तशरीफ़ लाए हैं। इमरान खान साहब रोज़ लेक्चर देते हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर पर सरकारी खर्चे पर आते हैं, सरकारी जलसे पे आके ख़िताब करते हैं,
اور انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب, آپ نے چند دن پہلے بھی جب آپ کے کیے گئے کرتوتوں کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں تو اس پر آپ نے کہا تھا کہ جمعے والے دن سب لوگ نکلیں اور احتجاج کریں. پاکستان کی قوم میں سے کوئی نہیں نکلا, کیونکہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ جو کارنامے اور جو گل آپ نے کھلائے ہیں انہی وجہ سے آج مشکل ترین فیصلے لینے پڑ رہے ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان رستہ تھا کہ ہم آرام سے حکومت چھوڑتے اور گھر چلے جاتے, مگر پاکستان کا کیا بنتا, پاکستان کی ریاست کا کیا بنتا. ہم نے مشکل فیصلے اپنی سیاسی ساخت اس پر وہ برداشت کیے, اپنے سیاسی ساخت کو نقصان ہو سکتا ہے پہنچے, مگر ملکی مفاد کو نقصان نہیں ہونے دیا. ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم آرام سے آپ کے کیے کرائے کو چھوڑ کر چلے جاتے اور اس کے پاس پھر پاکستان کا کیا بنتا, پاکستان سنبھلتا کہ نہ سنبھلتا, پھر اس کا کون ذمہ دار ہوتا. ہمیں یہ چیلنج پہلی دفعہ نہیں آئے, ہمیں یہ چیلنج پہلے بھی آئے ہیں. ہمیں یہ پاکستان ملا تھا 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, لوگ کہتے تھے یہ ختم نہیں ہوگی, نواز شریف نے ختم کی. ہمیں یہ پاکستان ملا تھا دہشت گردی سے بھرا ہوا, لوگ کہتے تھے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, لیکن نواز شریف کے ہوتے دہشت گردی ختم ہوئی. ہمیں یہ ایٹمی دھماکہ کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ پابندیاں لگیں گی, پاکستان نہیں سنبھل سکے گا. دھماکہ بھی ہوا, پاکستان بھی سنبھلا اور پاکستان بھی چلا. ہم نے پہلے بھی چیلنجز کو فیس کیا ہے, اب بھی کریں گے. ہاں, اس چیلنجز میں آپ کے کرتوت شامل ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ اپنی سیاسی ساخت کو نہیں بلکہ ہم نے پاکستان کے مفاد کو دیکھا ہے. آپ بار بار انقلاب کا ذکر کرتے ہیں. خان صاحب, سرکاری ہیلی کاپٹر میں اینکیں لگا کر سرکاری پیسے سے منرل واٹر پیتے ہوئے آپ گورنر ہاؤس سے اٹھتے ہیں اور اس سرکاری پیسے سے بنایا گیا جلسہ اس میں آ کر آپ خطاب فرماتے ہیں اور واپس جا کر پھر چرسی تکے کھاتے ہیں. چرسی تکے کھانے سے, سرکاری مال اڑانے سے انقلاب نہیں آتے, اور انقلاب اس طرح بھی نہیں آتے کہ خود آپ بل میں گھس جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ آ کر نکلے. آپ نے لانگ مارچ میں جو اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, 2.5 منٹ کی آپ نے تقریر کی ہے. لوگ 2.5 دن سے اپنا سفر, اپنا سامان لے کر اسلام آباد آ رہے تھے اور آپ 2.5 منٹ کی تقریر کر کے سرکاری ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے, پھر جا کے بنکر میں چھپ گئے. آپ خان صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ بار بار کہتے ہیں ٹیپو سلطان ہیں آپ. کون سے ٹیپو سلطان ہیں؟ ٹیپو سلطان کا سسرال اسرائیلی تو نہیں تھا. ٹیپو سلطان کو اپنے بچوں کا علم تھا کہ اس کے بچے کتنے ہیں. ٹیپو سلطان کے فرنگیوں سے پیسے تو نہیں لیتا تھا. ٹیپو سلطان کے خلاف تو کوئی فورن فنڈنگ کا کیس زیر التوا نہیں تھا, اور ٹیپو سلطان پچھلے دروازے سے آ کے معافیاں تو نہیں مانگتا تھا. آپ صبح کو بڑکے مارتے ہیں اور شام کو اسی جن کو آپ غدار کہتے ہیں انہی کے پچھلے دروازوں سے آ کے معافیاں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے NRO دے دو. تو ٹیپو سلطان بننے سے پہلے اپنا کردار دیکھ لیں, آپ کا کردار کیا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک اہم بات, یہ جو ابھی آپ نے کہا, شہباز شریف بہت گھبرائے ہوئے ہیں. شہباز شریف صبح 7 بجے اٹھ جاتا ہے, وہ 7 بجے اٹھتا ہے. کاش خان صاحب آپ بھی نہ سوتے, آپ بھی آنکھیں کھولتے, آپ بھی اٹھتے, آپ بھی کوئی کام کرتے. اگر آپ بھی 7 بجے اٹھتے اور کام کرتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. شہباز شریف گھبرایا ہوا نہیں ہے. آپ کے کیے ہوئے کرتوت کو دیکھ کر اور اس پاکستان کے برے حال کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتا ہے, مگر وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. وہ اپنی پوری محنت اور لگن سے لگا ہوا ہے. وہ اور یہ جذبہ ہے اس کے پاس کہ ہر صورت یہ حالات بہتر کرے گا. سو وہ گھبرایا نہیں ہے. آپ کے کیے گئے کرتوت سے وہ پریشان ہے, مگر انشاءاللہ تعالی اسی حالات میں وہ ایڑیاں رگڑے گا, محنت کرے گا, 7 بجے اٹھے گا, رات 12 بجے تک کام کرے گا. انشاءاللہ تعالی اسی پاکستان کو پھر ایک خوشحال پاکستان بنائے گا. اسی پاکستان میں انشاءاللہ تعالی پھر یہ پاکستان اپنی عروج پر جائے گا. اور آپ مذاق اڑاتے ہیں,
آپ خود تو سوتے رہتے تھے, آپ تو بنی گالا سے نکلتے نہیں تھے, اور بنی گالا میں جو آپ کام کرتے تھے وہ بھی وہ جو چلا کاٹنے کے بعد آپ کو حکم ملتے تھے وہ آپ کام کر لیتے تھے, اور آپ کہتے تھے ترکی کیوں چلا گیا؟ ترکی اس لیے گیا تھا کہ جو آپ نے گل کھلائے ہیں, جو آپ نے ترک بزنس مینوں سے کیا ہے, جو ترک بزنس مینوں کا آپ نے برا حشر کیا اور ان کو اس ملک سے بھگا دیا تھا, آپ کے کیے گئے نقصان اس پر مرہم لگانے گئے تھا شہباز شریف, اس پر بتانے گیا تھا کہ یہ پاکستانیوں کا رویہ نہیں تھا. پاکستانی تو پیار کرتے ہیں ترکی سے اور ترکی پاکستان سے. یہ عمران خان کا ایک اندر کی ایک آمریت تھی کہ اس نے ہر ایک کو ناراض کیا ہے, اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی. پاکستان کا کوئی دوست اس وقت ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو, کشمیر ہو یا پاکستان کے دیگر مسائل, پاکستان کے معاشی مسائل ہوں یا پاکستان کی خارجہ پالیسی. ہر آپ دوست کو آپ نے ناراض کیا, ہر ایک کے اب گھر جانا پڑ رہا ہے, ہر ایک کو بتانا پڑ رہا ہے کہ نہیں بھائی پاکستان والے اپنے دوستوں کی قدر کرتے ہیں, اور ہم نے ترکی میں بھی آپ کے کیے گئے نقصانات کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی ہے, ان کے درد اور دکھ پر مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اب ترکی اسی طرح ہمارے ساتھ چلے گا جیسے پہلے چلتا رہا ہے. آپ یہ بار بار جلسوں میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا انقلاب کبھی ایسے بھی آئے ہیں کہ سرکاری ہیلی کاپٹروں پر اڑتے ہوں, بنکروں میں آپ چھپے ہوں, اور ویسے بھی کیا انقلاب آج کل ضمانت پر ہے؟ انقلاب والے ضمانتیں تو نہیں لیتے, اور آپ راہداری ضمانت بلینکٹ آپ نے پورا ضمانت لی ہے کہ کہیں آپ کو پکڑ نہ لیا. انقلاب کیا جیلوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ انقلاب کیا پرچوں سے ڈر جاتے ہیں؟ اور میں نے پہلا ٹیپو سلطان دیکھا ہے, پہلا انقلابی دیکھا ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, جو اپنا ایسا بہادر آدمی پہلا دیکھا ہے جو اپنا قلعہ چھوڑ کے بنی گالا کہیں اور چھپ گیا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے نکلو. تو اگر ٹیپو سلطان بننا ہے تو اپنا کردار بھی بناؤ. وہ اپنا قلعہ چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا, اس کے سسرال اسرائیلی نہیں تھے, اس کے بچے جو ہیں اس کو پتا تھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں, اور اس کے بچے فرنگیوں کے گھروں میں نہیں پلتے تھے. اس کی تلواریں اور اس کی چیزیں فرنگیوں کی دی گئی نہیں تھیں جیسے تمہارے پاس فورن فنڈنگ کی دی گئی باقی چیزیں ہیں. انقلاب ضمانتوں سے نہیں آتا, اور ویسے ہی آپ کا تو انقلاب ویسے ہی آج ضمانت پہ اب چلا گیا ہے. کچھ دن بعد آپ کوئی اور اسی طرح کا NRO مانگیں گے تو میں آپ سے دوبارہ عرض کر دوں, یہ شہباز شریف محنت کر رہا ہے, میاں نواز شریف کا حکم ہے کہ پاکستان کو اس حالات سے نکالنا ہے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان اس حالات سے نکلے گا. اسی مشکل یہ جو فیصلے کیے ہیں ہم نے خوشی سے نہیں کیے, یہ فیصلے ہم نے دل میں پتھر رکھ کر کیے ہیں, اور یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ کے کرتوت اور آپ کے کیے گئے معاہدے ہیں. یہ آپ نے معاہدے کیے تھے, یہ آپ نے پرائسز یہ یہاں تک پہنچائی ہیں, یہ آپ نے ڈالر یہاں تک پہنچایا ہے. ڈالر اگر آج آپ کے دور میں 80 روپے نہ بڑھتا تو پٹرول نہ بڑھتا, ڈالر نہ بڑھتا تو گیس کی قیمت نہ بڑھتی, ڈالر نہ بڑھتا تو کوئی مہنگائی نہ ہوتی. ڈالر کس کے دور میں بڑھا ہے؟ IMF کا معاہدہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ یہ معیشت کا تباہی کس کے دور میں ہوئی ہے؟ آپ کے کیے گئے ان کاموں پر کی وجہ سے یہ مشکل فیصلے دل پر پتھر رکھ کے کیے. لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں, ہر آنے والے دن میں آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے. نواز شریف نے کا حکم ہے کہ غریب کا چولہا چلنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. پچھلے 3 ادوار میں بھی جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی ہے تو غریب کا چولہا جلا ہے, اس کے محنت کے اسے پیسے ملے ہیں, اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالی غریب کا چولہا چلے گا. تم جو مرضی کرتے رہو, سرکاری ہیلی کاپٹروں میں اڑو, اینکیں لگاؤ, چرسی تکے کھاؤ, اس سے انقلاب نہیں آئے گا. تمہاری عیاشی ضرور ہو جائے گی. اور چھپ چھپ کر انقلاب کبھی آتا بھی نہیں. بنکروں میں اور بلوں میں سے نکلو, ضمانتوں سے نہیں, بہادر بنو اصلی والے. یہ جعلی بہادری سے انقلاب نہیں آئے گا.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी फैसला आबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी मईशत को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो तमाम फैसले कर रही है जो मईशत को संभालने के लिए अहम फैसले हैं। कोरोना की तबाहकारियों के हवाले से बात करें, आलमी वबा से आलमी मईशत अभी तक संभल नहीं पाई थी। रूस और यूक्रेन की जंग ने आलमी कसाद बाजारी की नई लहर को जन्म दे दिया है। इससे दुनिया भर में गंदम समेत अनाज, खुर्दनी तेल, ज़राई खादों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बायस महंगाई की शरह नई बुलंदियों को छू रही है। अरसलान असद ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। दुनिया भर से कोरोना की तबाहकुन आलमी वबा अभी खत्म नहीं हो पाई कि तेल और गैस के वसी ज़खायर के हामिल और गंदम, खुर्दनी तेल समेत गजाई अजनास पैदा करने वाले दो बड़े मुल्कों रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ गई, जिससे आलमी मईशत को दो बड़े झटके लगे। आलमी मार्केट में ब्रेंट नॉर्थ खाम तेल की फी बैरल कीमत $124 से तजावज कर चुकी है। एक तरफ तेल और गैस की कीमतें नई बुलंदियों को छू रही हैं तो दूसरी जानिब गजाई अजनास का बहरान आलमी सतह पर मंडलाने लगा है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 1/3 गंदम रूस और यूक्रेन से हासिल होती है, जबकि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला 40% खुर्दनी तेल रूस, बेलारूस और यूक्रेन से आता है, जो जंग और आलमी पाबंदियों के बायस बंद हो चुका है। यही वजह है कि आलमी मंडी में घी और खुर्दनी तेल की कीमतें नई बुलंदियों पर पहुंच चुकी हैं। IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इक़्तिसादी शरह नमू गुज़श्ता साल की 6.1% के मुकाबले में रवां साल निस्फ कम होकर 3.2% पर आ गई है। 2022 is like navigating an obstacle course with all the risks you outlined. Inflation, COVID continuing and high debt levels. आलमी मार्केट में तेल और गैस की बुलंद तरीन कीमतों और खुर्दनी तेल, गंदम समेत गजाई अजनास की कमी की मनफी असरात दुनिया के हर मुल्क की मईशत को मुतासर कर रही हैं। नतीजे में अमेरिका, यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम भी महंगाई की शरह में इजाफे से परेशान हैं। We all massively underestimated both the recovery, both the employment participation, as well as obviously inflation. The pandemic has had a significant negative impact on the Japanese economy. Japan's GDP for fiscal 2020 declined by 4.5%. महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क वेनेजुएला है, जहां महंगाई में इजाफे की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट 1198% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। इसी तरह तुर्की में इन्फ्लेशन की शरह 36%, ईरान में 35% तक पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान में यह शरह 12.7% है। आलमी कसाद बाजारी से अमीर मुल्कों के मुकाबले में गरीब ममालिक खसूसन अफ्रीकी मुल्क ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग न रुकी तो दुनिया के मजीद 1 अरब 70 करोड़ लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाएंगे। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर और कम आमदन वाले मुल्क भी आलमी इक़्तिसादी बहरान और महंगाई से मुतासर हो रहे हैं, जहां मुल्की वसाइल का बड़ा हिस्सा महंगे तेल और गजाई अजनास की दरामद, जबकि दूसरी जानिब कर्जों और उन पर वाजिबुल अदा सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि दुनिया भर में अमीर मुल्कों के शहरी भी इंतहाई महंगे दामों पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जनवरी से अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में दुगना इजाफा कर चुका है और इस वक्त UAE में फी लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 225 रुपए, बांग्लादेश में 198, अमेरिका में 251, जापान में 254, भारत में 267, चीन में 278, फ्रांस में 423 रुपए, बरतानिया में 428, जबकि हांगकांग में फी लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 588 रुपए तक पहुंच चुकी है। इन अदाद शुमार से लगता है कि रूस और यूक्रेन की जंग मजीद जारी रही तो आने वाले माह आलमी मईशत के लिए मजीद खतरनाक साबित होंगे। अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारत की जानिब से 10 कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से कहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। सदर ममलिकत ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानियत सोज कार्रवाइयों से इंतहा पसंद हिंदुत्व का चेहरा बेनकाब हुआ। काबिज भारतीय अफवाज सर्च ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयाँ बंद की जाएं। भारत जालिमाना कार्रवाइयों से कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सकता। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर की मकामी तहरीक आज़ादी को दहशत गर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता।
آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ردم فار لائف کے عنوان سے 3 روزہ 18ویں انٹرنیشنل الیکٹرو فزیولوجی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کانفرنس کے افتتاحی سیشن کی مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر تھیں۔ سول ملٹری شعبوں سے ماہر کارڈیک الیکٹرو فزیولوجسٹ سمیت برطانیہ، ترکی، آذربائیجان، قطر، سعودی عرب اور امریکہ سے بھی ماہرین کانفرنس میں شریک ہیں۔ اس موقع پر سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے اپنے خطاب میں الیکٹرو فزیولوجی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کانفرنس کے کنوینر AFIC کے الیکٹرو فزیولوجی کے شعبے کے سربراہ بریگیڈیئر پروفیسر عظمت حیات نے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے دل کی دھڑکن کی پیچیدگیوں اور دستیاب علاج پر روشنی ڈالی۔ افتتاحی سیشن سے دیگر شرکاء نے بھی خطاب کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں حریت رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں سزا کے بعد کی صورتحال اور تحریک آزادی کو دہشت گردی سے تشبیہ دینے کے بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یاسین ملک کو شفاف ٹرائل کا حق نہ دے کر بھارت نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کا وعدہ پورا کرے۔ ناظرین، سوات میں پہاڑوں پر آگ لگنے سے قیمتی درخت جل کر راکھ ہو گئے، جبکہ شانگلہ میں آگ کی لپیٹ میں آ کر 4 افراد بھی جاں بحق ہوئے۔ شانگلہ کے علاقے چکیسر میں پہاڑوں پر آگ لگی جس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ریسکیو اہلکار آگ بجھانے کے آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ آگ کی لپیٹ میں آ کر 3 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکار آگ بجھانے کے آپریشن میں مصروف ہیں۔ بنیر علم چوٹی پر بھی آگ نے جنگلات کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ناظرین، ایک اور واقعے کا ذکر۔ چلڈرن اسپتال لاہور کی 3ری منزل پر واقع سینٹرل فارمیسی میں آج صبح 5:30 بجے کے قریب آگ لگ گئی، جس سے فارمیسی میں پڑی ادویات کا کافی نقصان ہوا۔ وارڈز آگ سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور دیگر امدادی ٹیمز نے اسپتال انتظامیہ سے مل کر آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے چلڈرن اسپتال میں آتشزدگی کے واقعے کی انکوائری کا حکم دیتے ہوئے سیکرٹری صحت پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتشزدگی کے واقعے کا تعین اور غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا حکم بھی دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب، بالائے سندھ میں شدید گرم رہے گا۔ گلگت بلتستان، بالائے خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس دوران خطہ پوٹوہار میں گرد آلود اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی، جیکب آباد، شہید بنظیر آباد، دادو، رحیم یار خان 47 ڈگری، خیرپور، موہنجودڑو، لاڑکانہ، روہڑی، بھکر، بہاول نگر، بہاولپور اور خانپور میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، کراچی 38، پشاور 41، کوئٹہ 32، گلگت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور موسم کی اس صورتحال کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں ہماری ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے۔ ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔